नमस्कार। आप देख रहे हैं राज कंप्यूटर स्टडी। मैं हूँ राज। आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूँ ट्रिपल सी से जुड़े हुए 50 क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। तो आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक ज़रूर देखिए, क्योंकि इस वीडियो में आपको बहुत कुछ मिलने वाला है और हर एक क्वेश्चन को बहुत ही बढ़िया से डिटेल में समझाया गया है। आपको नई नई जानकारियाँ मिलने वाली हैं। हो सकता है कुछ क्वेश्चन आपको पता हो पहले से, लेकिन सारे क्वेश्चन नहीं पता होंगे। तो चलिए बढ़ते हैं हम अपने वीडियो की तरफ। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो पहला क्वेश्चन, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, पहले क्वेश्चन में पूछा गया है कैल्क स्प्रेडशीट में इक्वल टू मॉड का फंक्शन है और इसके बाद में कुछ यहाँ पे मान दिया, कुछ वैल्यू दी गई है, उसके मान के बारे में पूछा जा रहा है। तो मैं बता दूँ ये मॉड वाला जो फंक्शन है ये काम क्या करता है। जब भी आपके ट्रिपल सी एग्ज़ाम में ये मॉड फंक्शन का क्वेश्चन आएगा तो समझ लीजिए कि ये जो है शेषफल के सिंपल सा कहूँ तो ये मॉड फंक्शन जो है ये शेषफल निकालने के काम में आता है। ओके, जैसे मान लीजिए यहाँ पे दो वैल्यू दी गई है हमारे पास, एक है 14, एक है 15। तो यहाँ पे 14 में जब हमें क्या करना होगा, 15 से भाग देना होगा। और जब भी हम 14 में 15 से भाग देंगे तो भाग जो है हमारी दशमलव में जाएगी और ये मॉड फंक्शन दशमलव में नहीं ले जाता है। तो इसलिए यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 14। तो जब भी आपके सामने इस तरीके के क्वेश्चन आए जिसमें पहला जो ऑप्शन होगा, पहला नंबर जो होगा वो छोटा है जिससे हमें भाग देनी है, जैसे यहाँ 14 छोटा है 15 से और 15 से हमें भाग देनी है, तो हमारा जो आंसर होगा वो हमारा 14 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो जो छोटी संख्या होगी, अगर जो पहली संख्या आपकी यहाँ पे है जिसमें भाग देनी है वो छोटी है तो आपका राइट आंसर वही हो जाएगा। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे हमसे पूछा जा रहा है, जब एक उपभोक्ता दूसरे उपभोक्ता के साथ सेवाओं का आदान प्रदान करता है तो कहलाता है। मतलब जब कस्टमर आपस में ही लेन देन कर रहे होते हैं, आपस में ही खरीदारी कर रहे हैं, तो वो क्या कहलाता है। तो हम उसको क्या बोलेंगे, बिजनेस टू बिजनेस बोलेंगे या कस्टमर टू कस्टमर बोलेंगे या फिर G2C या फिर B2C यहाँ पे दे रखा है, तो क्या बोलेंगे हम, B2B या C2C या G2C। तो यहाँ पे क्या होता है कि जब कस्टमर आपस में ही खरीदारी करते हैं तो कस्टमर टू कस्टमर या फिर हो सकता है यू ऑप्शन देते कंज्यूमर टू कंज्यूमर। ठीक है, तो यहाँ पे C2C हमारा सही आंसर हो जाएगा बी वाला। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, इनमें से कौन सोशल साइट नहीं है, फ्लिपकार्ट, फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन। तो यहाँ पे फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन जो है वो हम सभी को पता है कि एक सोशल साइट है और ये फ्लिपकार्ट जो है ये हमारी ई कॉमर्स साइट है जहाँ से हम सामान को खरीदते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर हमारा हो जाएगा फ्लिपकार्ट, ए वाला। और क्वेश्चन को नोट करते रहिएगा वीडियो को रोक के। और नेक्स्ट है यहाँ पे, लिब्रे ऑफिस राइटर में सब स्क्रिप्ट की शॉर्टकट की क्या है। तो अगर आपको देखिए ट्रिपल सी एग्ज़ाम बढ़िया से पास करना है तो आपको लिब्रे ऑफिस के बारे में बढ़िया से पता होना चाहिए। आपको उसका प्रैक्टिकल करते रहना है अगर आपके पास में सिस्टम है तो। और यहाँ पे शॉर्टकट वगैरह कुछ पूछे जा रहे हैं, तो इसमें सब स्क्रिप्ट का शॉर्टकट पूछा जा रहा है, तो सब स्क्रिप्ट का शॉर्टकट यहाँ पे हो जाएगा Ctrl+Shift+B। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, ट्विस्टेड पेयर नेटवर्क केबल कौन सा RJ कनेक्टर प्रयोग करता है, RJ15, RJ14, RJ25, RJ45। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा RJ45। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है हमसे मैक एड्रेस के बारे में। मैक एड्रेस के बारे में यहाँ पे पूछा जा रहा है, तो मैक एड्रेस की जो साइज़ होती है वो कितनी होती है, 24 बिट्स या 36 बिट या फिर 42 बिट्स या 48 बिट्स। तो मैक एड्रेस की जो साइज़ होती है वो होती है 48 बिट्स। और मैक एड्रेस क्या होता है, हर एक डिवाइस का एक एड्रेस दिया जाता है जिससे कि उसकी पहचान हो पाती है। ठीक है, ज़्यादा डिटेल्स में जानना है तो इसके ऊपर बाद में मैं समझा दूँगा कभी बढ़िया से, टॉपिक काफ़ी लंबा है ये। अगले क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे ये कोई इसका राइट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है, लैन मैन वैन नेटवर्क के प्रकार हैं, ये ट्रू एंड फॉल्स। तो यहाँ पे देखिए ट्रिपल सी में आजकल ट्रू एंड फॉल्स बहुत ही कम पूछा जा रहा है। पहले क्या होता था कि 50 क्वेश्चन हमारे ऑब्जेक्टिव होते थे और 50 क्वेश्चन हमारे ट्रू एंड फॉल्स के होते थे, लेकिन सिलेबस जो है हर 4 साल में चेंज हो जाता है ट्रिपल सी का। ठीक है, तो अब जो है यहाँ पे हमसे ये क्या कहते हैं, ट्रू एंड फॉल्स का जो क्वेश्चन है वो बस 10 क्वेश्चन या 5 क्वेश्चन ही आता है। ठीक है, तो आपको तैयार करते रहना है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा हमारा ये ट्रू हो जाएगा, लैन मैन वैन
लोकल एरिया नेटवर्क और मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क और वाइड एरिया नेटवर्क जो होता है ये हमारा बिल्कुल ट्रू हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन हमारा देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है, IM का पूरा नाम है। IM का पूरा नाम के बारे में पूछा जा रहा है, इंस्टेंट मनी, इंस्टेंट मैसेजिंग, इंटरनेट मैसेजिंग या नन ऑफ दीज। तो IM का जो पूरा नाम हो जाएगा वो है इंस्टेंट मैसेजिंग। ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा आ रहा है तो इसको ज़रूर आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा एक वेब ब्राउज़र नहीं है, गूगल, मोजिला फायरफॉक्स, सफारी, याहू। गूगल एक सर्च इंजन भी है और एक ब्राउज़र भी है, मोजिला फायरफॉक्स भी एक ब्राउज़र है, सफारी भी हमारा ब्राउज़र है जो एप्पल के सिस्टम में यूज़ होता है, और याहू। अब ज़रूरी नहीं है कि ये सफारी आप यूज़ कर सकते हैं अपने एंड्रॉयड में भी, उसमें पहले से ही आता है। और याहू जो है हमारा ये एक सर्च इंजन होता है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा डी वाला, याहू। अगला क्वेश्चन है, USSD का उपयोग *99# के माध्यम से बिना स्मार्टफोन या इंटरनेट कनेक्शन के मोबाइल बैंकिंग का उपयोग करने की सुविधा देता है। अगर आप अपने मोबाइल में *99# डायल करेंगे तो पैसा ट्रांसफ़र करने की जो सर्विस होती है वो एक्टिवेट हो जाती है। ओके, तो ये ट्रू हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट है, भीम ऐप के द्वारा एक दिन में कितना पेमेंट किया जा सकता है। देखिए, जब भीम ऐप था पहले 20,000 था, लेकिन अभी उसकी रकम बढ़ा दी गई है तो वो हो गई हमारी 40,000 रुपये। तो यहाँ पे राइट आंसर ए वाला हो जाएगा। नेक्स्ट है, www के लिए पहला ग्राफिकल वेब ब्राउज़र कौन सा था। जब भी हमारा इंटरनेट बना था ये www, तो उसको किस वेब ब्राउज़र पे रन किया गया था। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पे मोजाइक जो था हमारा पहला वेब ब्राउज़र था जिस पे ये रन किया गया था, और बाकी तो बाद में आए थे। इसके बाद में है, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में मास्टर स्लाइड फंक्शन किस मेन्यू में मिलता है। अब ये मास्टर स्लाइड जो फंक्शन होता है लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में वो होता है स्लाइड मेन्यू में। ओके, ए वाला हमारा सही हो गया। अगला क्वेश्चन है, किस प्रकार की टोपोलॉजी में सूचना का प्रवाह एक ही दिशा में होता है, बस, स्टार, सर्कल या रिंग। तो रिंग टोपोलॉजी है जिसमें सूचना का प्रवाह बस एक ही दिशा में होता है। अगला क्वेश्चन है, कैल्क में रो और कॉलम होते हैं कैल्क में कितने रो और कॉलम होते हैं। 10,48,576 रो और 1,024 कॉलम होते हैं, या फिर 1,024 रो और 10,48,576 कॉलम होते हैं। ऐसे दो और भी फंक्शन है, दो और भी ऑप्शन है, तो इनमें से कौन सा सही है। तो यहाँ पे जो देखिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए वाला। यहाँ पे ए वाला हमारा राइट आंसर होगा। 10,48,576 रो होती हैं और 1,024 कॉलम होते हैं। अगला है, एप्लीकेशन लेयर कौन सी सेवा प्रदान करती है। अब ये एप्लीकेशन लेयर क्या है, अगर आपने OSI मॉडल के बारे में पढ़ा होगा, आपको जानकारी होगी तो पता होगा। नहीं पता है तो आप सर्च कर सकते हैं कहीं से OSI मॉडल के बारे में, या फिर अगर आप कहेंगे तो मैं वीडियो बना के आपको बता दूंगा कि क्या होता है हमारा OSI मॉडल। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। OSI मॉडल में 7 लेयर होती हैं, उन्हीं में से एक लेयर है हमारी एप्लीकेशन लेयर, जिनके बारे में यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है हमसे। अब इसका काम क्या होता है, इसका काम है एंड टू एंड का सेवा प्रदान करना। ओके, अगला क्वेश्चन है, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किसने किया था। CV रमन, रॉबर्ट नायक, JS किल्बी, आइंस्टाइन। तो यहाँ पे जो हमारा IC था जिसने बनाया था वो है JS किल्बी। सी वाला हमारा राइट आंसर होगा, JS किल्बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, किस पीढ़ी के कंप्यूटर आकार में बड़े होते थे। तो जब पहला वाला हमारा कंप्यूटर आया था, सबसे प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर, टोटल 5 पीढ़ी में बांटा गया है। जिनको नहीं पता है वो नोट डाउन कर लेंगे। जो हमारे ये जनरेशन है कंप्यूटर के वो टोटल 5 जनरेशन है, ठीक है। तो यहाँ पे पहली पीढ़ी के बारे में पूछा गया है, और पूछा गया यहाँ पे किस पीढ़ी के कंप्यूटर आकार में सबसे बड़े होते हैं। तो हमारे प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर सबसे बड़े होते थे, पूरे ये एक फ्लोर जितने बड़े होते थे। तो यहाँ पे ए वाला हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे पूछा जा रहा है हमसे, IMEI नंबर देखने के लिए किस कोड का प्रयोग करते हैं। अगर आपको अपने मोबाइल का IEMI नंबर देखना है तो आप मोबाइल में अपने डायल कीजिए *#06#। यहाँ पे सी वाला हमारा राइट आंसर है। आपके मोबाइल का IMEI नंबर जो है निकल के आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ATM और क्रेडिट कार्ड में
CVV कितने डिजिट का होता है? अब ये CVV का फुल फॉर्म पहले तो आप लिख लीजिए, कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू। ओके, CVV का फुल फॉर्म हो गया कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू। और यहाँ पे इसको पूछा जा रहा है कि कितने अंक का होता है, तो ये 3 अंक का होता है। अगर आपने डेबिट कार्ड ध्यान से देखा होगा पीछे, तो 3 अंक का CVV नंबर दिया गया होता है, जिससे आपकी कार्ड की पहचान होती है कि बिल्कुल ये वही कार्ड है, वही बंदा यूज कर रहा है जिसका ये कार्ड है, उससे कार्ड की पहचान हो जाती है। इसका फुल फॉर्म मैंने बता दिया, कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू। और यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा हमारा C वाला, 3 अंक। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक्सटेंशन लिब्रे ऑफिस से संबंधित नहीं है? .odt, .ods, .odp, .rtf। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा .rtf। ये हमारा लिब्रे ऑफिस से संबंधित नहीं है। ये जो एक्सटेंशन है हमारा, ये है वर्ड पैड का .rtf। एक्सटेंशन आपको पता होना चाहिए, हर बार पूछा जाता है ये, ठीक है, तो ये कंपल्सरी है, आपको पता होना ही होना चाहिए। नेक्स्ट है, लिब्रे ऑफिस में प्रेजेंटेशन क्या है? अब लिब्रे ऑफिस में प्रेजेंटेशन क्या है? प्रेजेंटेशन हम कहाँ पे तैयार करते हैं लिब्रे ऑफिस में? अगर बात होती है MS ऑफिस की, तो उसमें हम पावर पॉइंट का यूज करते थे, लेकिन यहाँ पे बात हो रही है हमसे किसकी? लिब्रे ऑफिस में। तो लिब्रे ऑफिस में हम क्या करते हैं कि इम्प्रेस का यूज करते हैं। तो राइट आंसर B वाला है, इम्प्रेस। नेक्स्ट है, उमंग ऐप में N का क्या अर्थ है? तो उमंग ऐप में, उमंग ऐप के बारे में पिछली वीडियो में भी मैंने बताया था, इसके फुल फॉर्म वगैरह के बारे में। और यहाँ पे उसमें से N का मतलब पूछा जा रहा है, ये ज़्यादातर क्वेश्चन आ रहा है हमेशा, तो ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन पे। यहाँ पे N का अर्थ पूछा जा रहा है, क्या है? पहला ऑप्शन है न्यू एज, नेशनल, न्यू या नन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा न्यू एज। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में फाइल एक्सटेंशन क्या है? लिब्रे ऑफिस कैल्क का फाइल एक्सटेंशन के बारे में पूछा जा रहा है, तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे .ods। B वाला हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, असेंबलर कौन सा सॉफ्टवेयर है? तो असेंबलर कौन सा सॉफ्टवेयर है? सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, दोनों, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सबसे पहले तो हम समझ लेते हैं असेंबलर होता क्या है। देखिए, असेंबलर क्या होता है? असेंबलर सिंपल सी लैंग्वेज में मैं बताऊँ आपको, तो असेंबलर एक ट्रांसलेटर है, ठीक है, जो असेंबली भाषा में प्रोग्राम, देखिए सबसे पहले तो मैं बता दूं, जो कंप्यूटर होता है वो मशीनी लैंग्वेज को समझता है, 0 और 1 को। ओके, अब 0 और 1 में अगर हमें प्रोग्राम लिखना हो तो बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा हमारे लिए 0 और 1 में प्रोग्राम लिखना, तो इसलिए असेंबली लैंग्वेज को बनाया गया। असेंबली लैंग्वेज में हम क्या करते हैं, बड़े ही आसानी से प्रोग्राम को लिख सकते हैं। तो उसी असेंबली लैंग्वेज को फिर से कन्वर्ट करना होता है किसमें? हमारी मशीनी भाषा में, 0 और 1 में, ताकि कंप्यूटर समझे। तो उसको ट्रांसलेट करने के लिए एक ट्रांसलेटर की ज़रूरत हुई, जिसको नाम दिया गया असेंबलर। तो असेंबलर जो है सिस्टम के लिए काम करता है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा सिस्टम सॉफ्टवेयर। ओके, तो उम्मीद करता हूँ ये समझ में आ गया होगा, मैंने शॉर्ट में समझा दिया कि बस ये समझिए कि असेंबलर जो है एक ट्रांसलेटर है, जो असेंबली भाषा में लिखे गए प्रोग्राम को मशीनी भाषा में कन्वर्ट करता है। अगला क्वेश्चन है, AEPS में E का पूर्ण रूप क्या है? तो सबसे पहले मैं इसका फुल फॉर्म बता दूं। इसका फुल फॉर्म होता है आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम। ओके, ये डिजिटल इंडिया के अंतर्गत आता है AEPS। और इसको बनाया किस कंपनी ने है, ये भी हो सकता है पूछ ले, तो इसको बनाया है NPCI ने, जिसका फुल फॉर्म होता है नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, मतलब भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम। आपने देखा होगा कि क्या होता था कि पहले बैंकों में लाइन लगती थी बहुत ज़्यादा, ठीक है, बहुत पहले, और वहाँ पे जो मतलब कम पढ़े लिखे लोग होते थे उनको ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी पैसा वगैरह निकालने में। लेकिन अभी क्या है, एक सिस्टम आ गया है जन सेवा केंद्र का, जहाँ पे आप जाते हैं, अंगूठा लगाते हैं और पैसा निकल के आ जाता है आपका। तो वही सिस्टम जो बनाया गया है, ये फिंगर वाला, अंगूठा लगाने वाला, वही चीज़ है हमारी ये AEPS, ठीक है। तो यहाँ पे ई का फुल फॉर्म हो जाएगा इनेबल्ड, आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम, मैंने उसका फुल फॉर्म बताया, तो ई का मतलब हो गया इनेबल। और आगे बढ़ते हैं, उमंग ऐप में कितने भाषाओं का प्रयोग किया जाता है? उमंग ऐप के बारे में बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है, आपको इसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए आपके पास में इसके बारे में, ठीक है।
तो यहाँ पे उमंग ऐप में कितनी भाषाओं का प्रयोग किया जाता है? टोटल 13 भाषाओं का यूज किया जाता है उमंग ऐप में। अगले क्वेश्चन में है ट्विटर में ट्वीट करते समय अधिकतम कितने कैरेक्टर प्रयोग कर सकते हैं? जब भी हम ट्विटर में कुछ भी ट्वीट करते हैं, कुछ भी अपना टॉपिक लिखते हैं ट्वीट करने के लिए, तो उसमें कितने कैरेक्टर हम लिख सकते हैं? 140, 280, 180 या फिर 150। तो वहाँ पे राइट आंसर हमारा सही हो जा रहा है बी वाला 280। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है वीडीयू का अर्थ वीडियो डिस्प्ले यूनिट है, ट्रू और फॉल्स? तो ये क्या होगा? ये हमारा फॉल्स हो जाएगा। इसका पूरा नाम होता है विजुअल डिस्प्ले यूनिट। अगले क्वेश्चन में है नोटपैड फाइल का डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन है। तो नोटपैड का जो एक्सटेंशन होता है वो है हमारा .txt। डी वाला राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे पूछा जा रहा है मॉनिटर्स और प्रिंटर जैसे डिवाइस जो कंप्यूटर से कनेक्ट होते हैं क्या कहलाते हैं? तो जो मॉनिटर और प्रिंटर जैसे डिवाइसेस होते हैं, जब भी वो कंप्यूटर में कनेक्ट कराए जाते हैं, उनको कहा जाता है पेरीफेरल डिवाइसेस। ओके, पेरीफेरल डिवाइस, ये वाला सही हुआ। अगला क्वेश्चन है स्कैनर स्कैन करता है पिक्चर को, टेक्स्ट को, दोनों को या किसी को नहीं? जब भी आप प्रिंटर में कोई भी एक पेज लगाते हैं तो और उसको स्कैन करवाते हैं, मान लीजिए उसमें एक पिक्चर भी है, कुछ हमारे मैटर भी लिखे गए हैं, तो क्या वो सिर्फ पिक्चर को ही स्कैन करता है या फिर पूरे मैटर को स्कैन कर, टेक्स्ट को ही स्कैन करता है, या सब को स्कैन करता है, या किसी को नहीं करता? तो जब भी हम स्कैनर में कोई भी चीज़ लगा के स्कैन करवाते हैं, उस पेज पे कुछ भी होगा वो पूरी तरह से स्कैन हो जाता है। तो यहाँ पे दोनों हमारा सही हो जाएगा सी वाला। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है QR कोड का पूरा नाम है। तो QR कोड का पूरा नाम होता है क्विक रिस्पॉन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है लिनक्स एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, सही है या फिर गलत है? अब देखिए ओपन सोर्स आपने बहुत सुना होगा कि ये हमारा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, वो हमारा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होता क्या है? मान लीजिए कि आपने किसी भी डेवलपर में जब भी एक प्रोग्राम बनाते हैं, वो कोई भी सॉफ्टवेयर बनाते हैं, ठीक है, तो क्या होता है कि वो डेवलपर उस प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर जो भी सॉफ्टवेयर होता है उसको पब्लिक कर देता है। कि मतलब अगर आपको भी कोई भी उसमें सुधार करना है, कुछ भी आप उसमें बदलाव करना चाहते हैं, तो आप आसानी से कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वो होता है हमारा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। ओके, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ रही है वीडियो, अच्छी लग रही है क्वेश्चन, तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। और यहाँ पे ये कह रहा है लिनक्स एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, सिस्टम है, सॉरी, लिनक्स एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो ये हमारा ट्रू हो जाएगा। आगे है CRW का पूरा नाम। तो CRW का पूरा नाम यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा हमारा नन। लिब्रे ऑफिस में रूलर के लिए कौन सी शॉर्टकट की इस्तेमाल की जाती है? अगर आपको लिब्रे ऑफिस में रूलर चाहिए होता है तो आप किस शॉर्टकट की का इस्तेमाल करोगे? तो इसके लिए आपको प्रेस करना होगा Ctrl+Shift+R। अगला क्वेश्चन है किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को ट्रांसलेटर की ज़रूरत नहीं है? तो अभी जैसे कि मैंने कुछ देर पहले आपसे बताया, तो कंप्यूटर हमारी कौन सी लैंग्वेज को समझता है? 0 और 1 को। और 0 1 क्या होती है? हमारी मशीनी लैंग्वेज होती है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा मशीनी लैंग्वेज। अगले क्वेश्चन में है ए सीरीज मानक पेपर आकार जो अधिकांश प्रिंटर समर्थन करते हैं। तो आपने देखा होगा जब भी आप मार्केट में जाते हैं प्रिंट आउट कराने के लिए, तो उनके पास में जो पेपर होता है उस पेपर की जो साइज़ होती है वो A4 साइज़ होती है। ज़्यादातर हर जगह हमारे जो प्रिंटर्स होते हैं वो A4 साइज़ के ही पेपर को सपोर्ट करते हैं। तो यहाँ पे डी वाला राइट आंसर हो जाएगा A4। अगला क्वेश्चन है फुल फॉर्म ऑफ IMEI। यहाँ पे IMEI का फुल फॉर्म पूछा जा रहा है हमसे। इसका राइट आंसर हो जाएगा इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है ABRES स्टैंड फॉर। तो ABRES किससे रिलेटेड है? अभी शायद थोड़ी देर पहले मैंने इसके बारे में बताया था। तो यहाँ पे इसका फुल फॉर्म है आधार बेस्ड रेमिटेंस सर्विस।
नहीं ये नहीं था, सॉरी। नेक्स्ट है कैल्क में अधिकतम वर्कशीट कितनी होती है। तो अगर आपको कैल्क में वर्कशीट इंसर्ट करवानी है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा उसमें कितना वर्कशीट इंसर्ट करवा सकते हैं, 10,000, 1,000, 5,000 या 255। तो हम वर्कशीट जो है वो इंसर्ट करवा सकते हैं 10,000 तक। तो यहाँ पे ए वाला हमारा राइट आंसर होगा 10,000। अगला क्वेश्चन है इक्वल टू प्रोडक्ट और इसके बाद में फिर वैल्यू दी गई है, उसका मान पूछा जा रहा है। तो देखिए ये प्रोडक्ट फार्मूला जो होता है ये जो है गुणा करने का काम करता है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ए वाला हमारा। ओके, नेक्स्ट है लिनक्स क्लियर कमांड। अब जब भी देखिए आपने लिनक्स मान लीजिए आप लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहे हैं और आपने बहुत सारे कमांड लिखा हुआ है और ऊपर के सारे कमांड को हमें डिलीट मारना है, क्लियर करना है। तो उसके लिए हम यहाँ पे किस कमांड का यूज करेंगे, CLS या फिर क्लियर या फिर yes या फिर yes क्लियर। तो जो राइट आंसर होता है, जो हमें कमांड देना होता है वो है हमारा बी वाला क्लियर। हमें क्लियर लिख के एंटर मारना होगा तो जो भी हमारे ऊपर के जितने भी सारे हमारे कमांड्स होंगे वो सारे क्लियर हो जाएंगे। हमारी जो विंडो होगी ठीक है वो बिल्कुल क्लियर हो जाती है। इसके बाद में पूछा जा रहा है विंडोज़ एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, ट्रू या फॉल्स। तो विंडोज़ एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, सबको पता है, ये ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है .com किससे संबंधित है, कमर्शियल, ऑर्गेनाइजेशन, कॉमर्स या फिर नन। तो .com जो होता है हमारा वो कॉमर्शियल से रिलेटेड है। तो ये राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए वाला कॉमर्शियल। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है इंडिया में कितने पासपोर्ट सेवा केंद्र हैं। अब इंडिया में पासपोर्ट सेवा केंद्र कितने हैं, 543 या फिर सिर्फ 43, 200 या फिर 120। तो राइट आंसर हो जाएगा 543, ए वाला राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है PNR स्टेटस देखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। अगर आपने टिकट बुक किया होगा तो आपको पता होगा कि अगर आपको अपनी सीट के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए, पता करना है अपनी सीट के बारे में, तो वहाँ पे हमें PNR नंबर की ज़रूरत होती है। तो ये वाला राइट आंसर हो जाएगा PNR नंबर। अगला क्वेश्चन है ईमेल के जन्मदाता कौन है। तो ईमेल के जन्मदाता का नाम है रे टॉमलिंसन, बी वाला राइट आंसर है। इसके बाद में है NEFT प्रयोग करने की समय सीमा क्या है। देखिए NEFT की जो समय सीमा, पहले तो इसकी फुल फॉर्म के बारे में मैं बता देता हूँ। इसका फुल फॉर्म होगा नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र। ओके, और इसको 2005 में बनाया गया था। अब क्या होता था पहले 2005 से पहले की बात क्या थी कि जब भी हमें पैसा ट्रांसफ़र करना है, मान लीजिए आपका BOB का अकाउंट है और आपको यूनियन बैंक में पैसा ट्रांसफ़र करना है, तो वो सुविधा नहीं थी। अगर आपका BOB का अकाउंट है तो आप BOB में ही ट्रांसफ़र करवा सकते थे, BOB से BOB, ठीक है। लेकिन इस सुविधा के आने के बाद में, NEFT के आने के बाद में 2005 के बाद, आप जिस भी बैंक में चाहते अपना अपना पैसा ट्रांसफ़र करवा सकते थे, ठीक है। तो इसको इसीलिए बनाया गया था, एक बैंक से दूसरे बैंक में पैसा ट्रांसफ़र करने के लिए। और देखिए ये जो यहाँ पे क्वेश्चन में इसकी समय सीमा पूछी गई है, ये पुरानी समय सीमा है, जबकि अब जो है चेंज हो चुकी है। हो सकता है अभी भी क्वेश्चन में यही समय सीमा आ रही है हमारे पास में। तो अगर इसमें से आ रही है तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ये वाला, डी वाला हमारा सही आंसर हो गया। सुबह पहले वाली ये समय सीमा है, सुबह के 8 बजे से 7 बजे तक था, लेकिन अभी ये हमेशा के लिए हो चुका है ओपन, ठीक है। 24/7 बिल्कुल ये ओपन है, जब मर्जी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर इस तरीके से कुछ 4 ऑप्शन दिए गए हैं तो इनमें से आपका ये वाला जो मैंने अभी बताया, ये डी वाला राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारा लिब्रे ऑफिस में वर्ड प्रोसेसिंग क्या है। तो लिब्रे ऑफिस में वर्ड प्रोसेसिंग क्या है हमारा, तो राइट आंसर हो जाएगा राइटर। राइटर हमारा एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है, या फिर यूँ कह लीजिए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, जिसमें हम कुछ मैटर को लिख सकते हैं, मैटर अपना तैयार कर सकते हैं, एक डॉक्यूमेंट बना सकते हैं। तो हमारे आज के ये क्वेश्चन ख़त्म हुए। अब मिलेंगे हम आपको अगली वीडियो में
अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कीजिए और ज़रूर अपने फ्रेंड के साथ में शेयर कीजिए। हो सकता है आपके फ्रेंड के लिए ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो सके। और वीडियो को शेयर करना मत भूलिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।